हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर फर्स्ट तक की यानी कि ब्लॉक नंबर 1 की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पर देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक नंबर 1 में 4 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो हमारे देश के लिए यानी कि इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल सेक्टर है, उसके बारे में हम समझेंगे आज की वीडियो में। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को। तो मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर की। हम सब जानते हैं हमारे देश में या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेनली 3 सेक्टर में काम होता है। सबसे पहला क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, या फिर वो सेक्टर्स वो बिजनेसेस जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। और तीसरा क्या होता है, टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जहां पे हम बैंकिंग की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं एंड अलग अलग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये 3 सेक्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस करना है। तो हम समझेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे GDP के लिए। दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें हैम्पर करते हैं, उसको समझेंगे। हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस प्रकार से डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से। तो ये सब कुछ हम कंप्लीट समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है, जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और एक चीज और, जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इग्नू की सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगी। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाकी सेक्टर जो है ना वो तो अब आए हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 200-300 साल पहले आई है। जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, वो तो हाल ही में आया है, पिछले पास्ट कुछ डिकेड से। इस बात का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ना। यानी कि लोग खेती बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नीड हमारे लिए हमारे पास क्या है, फूड। क्योंकि फूड के बिना हम जिंदा ही रह पाएंगे। जैसे कि हर एक मशीनरी को काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, ऐसे ह्यूमन बॉडी को भी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी में कहां से मिलती है, फूड से। अब फूड किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई बिना फूड के हमारा सर्वाइवल ही नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो इसलिए अपने आप में क्या बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, आज भी हमारे देश के 50% लोग अगर किसी सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, और कौन से बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर के, और एक बेनिफिट ये है कि GDP में ग्रोथ, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से है। और जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो सर्विस सेक्टर है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका काम भी क्यों चल रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से। यानी कि इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो कहां से मिलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम गुड्स की, वो कहां पे जनरेट होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, या फिर जो रॉ मटेरियल यूज करके इंडस्ट्रीज ने फिनिश गुड बनाए हैं वहां पे। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। इस बात का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, तो उसके मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझाए। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर होने के बावजूद भी
हम जो हैं इस सेक्टर को बहुत से वेज से हैम्पर पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम्स हैं इन सेक्टर के अंदर बहुत सारी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो इंडिया में भी हैम्पर होती रही है और गिरती जा रही है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड पहले ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, अब उतनी फर्टाइल नहीं होती है। उसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओवर प्रोडक्शन किया है बहुत बार, क्योंकि देखो हमारा जो देश है उसकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। और अब तो हम वर्ल्ड की नंबर वन पे यहाँ पे रीच कर चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोई पॉपुलेटेड कंट्री है तो हमारी है, ठीक है। तो अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो अब ऐसे केसेस में भाई फूड की डिमांड तो बढ़ेगी। अब फूड की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं होगा तब तक इतने करोड़ों लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा। तो अपने आप में ये भी जरूरी है। पर बात ये आती है, क्या लैंड बढ़ रही है, क्या पृथ्वी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब लैंड तो नहीं बढ़ रही, जमीन तो लिमिटेड ही है, और जमीन यानी कि जो सोइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए। अब जब लैंड लिमिटेड है, और लिमिटेड ही नहीं है, एग्रीकल्चर के वे से अगर आप देखो तो लगातार लैंड जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। अब घट क्यों रही है? क्योंकि भाई हम लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, रेसिडेंशियल इलाके डेवलप करनी है, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, मॉल्स बनाने हैं, रेस्टोरेंट बनाने हैं, दुनिया भर का काम है लैंड पे, ठीक है। यानी कि हम जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज के लिए, हर बिजनेस के लिए, रहने के लिए हमें जमीन की जरूरत पड़ती है। अब वो जमीन जो है, जो एग्रीकल्चर के काम आ रही थी, वो किस में काम आ रही है? बाकी सारे कामों में भी यूज हो रही है, पर हम सब जैसे मैंने भी बताया कि लैंड क्या है, लिमिटेड है। तो अब ऐसे केसेस में दिक्कत क्या आ रही है कि हमें उस लिमिटेड लैंड में, और वो भी जो घटती जा रही है, उस लैंड में एग्रीकल्चर को लेके अपना प्रोडक्शन जो है वो हमेशा बढ़ाते रहना है। क्यों बढ़ाते रहना है? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, डिमांड ही बढ़ रही है। तो डिमांड सिर्फ जमीनों की तो बढ़ नहीं रही, फूड की भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस चीज की वजह से ना जो एग्रीकल्चर है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। और भी अदर बहुत सी वेज हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हार्म हो रहा है, जिसकी बात हम करेंगे इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर। बाकी तो मैंने आपको ये तो बताया ही कि एग्रीकल्चर जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तो अब एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो वही देखो, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल आखिरी पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें सेक्टर के अंदर कवर करना है। तो पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। तो व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, क्यों जरूरी है इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहला पॉइंट क्या आता है? पॉवर्टी एलिविएशन, भाई गरीबी दूर हो रही है इससे। अरे भाई सबसे बेसिक नीड में हम सब जानते हैं इधर क्या आता है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड, हाउसिंग, ठीक है, जिसको हम शेल्टर बोल लेते हैं, ठीक है, और क्लोथ। ये तीन सबसे बेसिक नीड्स के अंदर हम गिनते हैं, जिनमें से फूड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के लिए हम बिना घर के रह सकते हैं, बिना कपड़ों के भी रह सकते हैं, लेकिन बिना फूड के कैसे रहेंगे? अब जब खाना ही नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे? भूखमरी में मर जाएंगे। और आपने देखा भी होगा पास्ट में जब फैमाइन्स आए हैं, ठीक है, लोग भूखमरी की वजह से मरे हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि पॉवर्टी एलिविएशन में एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है, क्योंकि लोगों कहीं ना कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है यहाँ से। तो अगर अपन देखो, मैंने लिख भी दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पैसा आएगा तो भाई जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपना क्या हो जाएगा, राइज करना शुरू कर देगा। और हमारे देश में तो एक अच्छा काम है एग्रीकल्चर, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से राइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम में आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हमने कर ली, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर ली। तीसरा पॉइंट क्या आता है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में जो है ना इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। बताइए ऐसे कैसे? अरे भाई हम जो है फूड जो है वो बहुत बड़े मास लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। अभी भी अगर मैंने बात कर ली कि हमारी कंट्री भले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में फूड प्रोडक्शन ही बहुत बड़े लेवल पे होता है, यानी कि फूड की कोई कमी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि हमारे देश में ना 2 बार फार्मिंग होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा जब वो छोटे से थे, ठीक है, तो अपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, रबी क्रॉप्स के बारे में और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, है ना, कि 2 बार, ठीक है, अलग अलग सीजन्स के अंदर क्या होती है, फसलें उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारे पास हर तरह के सीजन मिलते हैं, जिसकी वजह से हम जो है
अच्छे से खेती कर पाते हैं और अच्छे लेवल पे फर्टाइल लैंड भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो जिस चीज़ की वजह से हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी डिमांड बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी होती है, और जब बाकी फॉरेन कंट्रीज में हम अपने बनाए हुए फूड को एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई पैसा भी तो आएगा वहां से। तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है। तो ये तो हो गई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ और समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि सबसे पहले डेवलप क्या हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर। और जितनी भी आप डेवलप्ड इकोनॉमी देखोगे ना, वहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर ही डेवलप हुआ है। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि ये आज का बनाया हुआ सेक्टर नहीं है। एंशिएंट टाइम से जो आदिवासी लोग थे ना, वो भी खेती बाड़ी कर रहे थे, उन्हें भी फूड की नीड थी। तो वही चीज है। तो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है, एंड लिवलीहुड फॉर क्लोज टू 50% ऑफ इंडियन लेबर फोर्स, यानी कि 50% इंडियन लेबर फोर्स कहां पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सिर्फ खेती बाड़ी, अब इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, बी कीपिंग भी आता है, फिशिंग भी आता है। दुनिया भर की चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिनका सिर्फ घर जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से चल रहा है। और बाकी तो मैंने बात की भी कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुद एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल को लेके। भाई मैं अगर कोई फिनिश गुड तैयार करना चाहता हूँ अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल है जनरली कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल लैंड से आता है। इसके अलावा जब मैं बात करूँ सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है, इंश्योरेंस करना। किसका होगा भाई इंश्योरेंस, या तो क्रॉप्स वगैरह का इंश्योरेंस होगा या फिर इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस होगा। इंडस्ट्री खुद एग्रीकल्चर की वजह से चल रही है, सर्विस सेक्टर दोनों की वजह से चल रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से भी और इंडस्ट्रीज की वजह से भी। तो वही चीज यहाँ पे है कि इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, बैकबोन है। ठीक है, मतलब अगर एग्रीकल्चर में कोई डैमेज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज भी डैमेज होगी और सर्विस सेक्टर भी क्या होगा, डैमेज होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, लिंकेज विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि लिंक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, और टर्शरी सेक्टर में हो रहा है ऑफ द इकोनॉमी। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा, तो हम क्या बोल देंगे एक तरह से कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो इनकम आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसे लोग बाकी अलग अलग सेक्टर्स में खर्च करेंगे, इंडस्ट्रीज में खर्च कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में खर्च कर सकते हैं, तो वहां से पैसा आएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी ग्रो होंगी, सर्विस सेक्टर भी ग्रो होगा, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वही चीज यहाँ पे है, एग्रीकल्चर अफेक्ट्स ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीकल्चर है वो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है। देयर इज अ क्लोज लिंकेज बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट आउटपुट। तो यहाँ पे क्लोज लिंक है एग्रीगेट डिमांड के बीच में और एग्रीगेट आउटपुट के बीच में। इफ एग्रीकल्चर जनरेट्स मोर इनकम, अगर एग्रीकल्चर जनरेट करता है ज्यादा इनकम फॉर रूरल पॉपुलेशन, देयर डिमांड विल गो अप। तो जो डिमांड है धीरे धीरे ऊपर जानी शुरू हो जाएगी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स के भी। क्योंकि हम भी तो ये करते हैं, किसी एक सेक्टर से, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से इनकम जनरेट करते हैं, फिर मल्टीपल जगहों से खर्च करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जो भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे बाकी जगह खर्च कर सकते हैं, दूसरे सेक्टर्स में खर्च कर सकते हैं, एंड दस कंट्रीब्यूट टू टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी गोइंग अप, कि टोटल डिमांड जो है वो इकोनॉमी के लिए ऊपर जा रही है। जैसे हम क्या बोलते हैं जनरली की सेविंग्स अच्छी बात होती है। अगर मैं आपको बताऊं ना, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, एज अ इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं एक समझदार कंज्यूमर हूं तो मेरे लिए सेविंग अच्छी है, बट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कभी भी सेविंग अच्छी बात नहीं होती। बात भी ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, अरे भाई अगर मान लेते हैं सारे बंदे अगर सेविंग करना शुरू कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड ही नहीं होगी। जब एग्रीगेट डिमांड ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा गुड्स बना रहे हैं, जहां पर इतने लोगों को जॉब मिली हुई है, इतनी ज्यादा सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वो कौन खरीदेगा? और जब वो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को, तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। इसलिए सेविंग जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बुरी बात होती है। तो वही चीज यहाँ समझते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि जब एक जगह से इनकम आ रही है, जो फार्मर्स वगैरह हैं या फिर जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो बाकी जगह उस पैसे को उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो वहां से क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो रही है और इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, देयर इज एन
इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। वो तो उनको बता ही दिया कि डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे और सर्विसेज सेक्टर पे, विच विल बी अल्टीमेटली डिटरमाइन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट। इसका बात का मतलब ये है कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यानी कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्रीकल्चर उस पे सेकेंडरी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि भाई जो इक्विपमेंट्स, जो प्लांट्स एग्रीकल्चरल मेथड्स को एग्रीकल्चरल के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर मेथड्स के लिए लगेंगे, ठीक है, वो सब कहां से मिलेंगे? इंडस्ट्री से तो मिलेंगे। जब फूड का प्रोडक्शन होगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो ट्रांसपोर्ट कहां से आएगा? सर्विस सेक्टर से, ठीक है। या फिर जो फूड का प्रोडक्शन हुआ है, फिर फूड ग्रुप का अगर इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, तो कहां से आएगा इंश्योरेंस? सर्विस सेक्टर से। तो इस बात का मतलब ये है कि तीनों सेक्टर्स आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और ये तीनों मिलके ही जीडीपी ग्रोथ रेट में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना अपना। मतलब अगर एक भी सेक्टर वीक पड़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं आज हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशन में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल वेल डेवलप्ड है, मानता हूं, सर्विस सेक्टर ही बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज का क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो जिस चीज की वजह से हो क्या रहा है कि हमारी इकोनॉमी बाकी दूसरी इकोनॉमी से थोड़ी सी क्या है, पीछे है। बाकी तो करप्शन वगैरह और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक मेन फैक्टर इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं इस टॉपिक आपसे बताऊं तो एक इंडस्ट्रीज का लैक भी है कि इंडस्ट्री इतनी नहीं मौजूद है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम होती है, और कहीं ना कहीं हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो प्रोडक्ट और सर्विस हमें चाहिए उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं, तो जिस चीज की वजह से दूसरी इकोनॉमीज को फायदा हो रहा है। आजकल हम चाइना के ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे वहां बनेंगे और अच्छे रेट पे मिलेंगे हमें, तो हम अपनी कंट्री का खरीदेंगे ना भाई। हम चाइना के प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? हम बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? तो हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो बेनिफिट होगा हमें, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल पे हो नहीं रही है, जिसकी वजह से हम जो है बाकी दूसरे फॉरेन कंट्रीज पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अब आखिरी में समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। वैसे तो वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन स्टिमुलेटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक इन जनरल। तो बिल्कुल पूरी वीडियो में ये समझाया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिलाने में हेल्प होती है इससे। दूसरा, आउटलाइन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि हमें इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ से परफॉर्मेंस निकालना है कि क्या परफॉर्मेंस रही। वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग हमारे वहां इन्वॉल्व होते हैं ना, उतना आउटपुट जनरेट नहीं होता। बाकी कुछ अदर कंट्रीज भी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यहाँ भी तो फूड का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं कि हम एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जनरली वो एम्प्लॉयड कहीं पे भी नहीं है। उनके होने ना होने से उस सेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊं इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, जैसे कि इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। इसे अगर आप हिंदी में आपने कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में तो आप लोगों को याद होगा, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लो आप मान लेते हो कि आपको एक कमरा पेंट कराना है, उस कमरे को पेंट कराने के लिए आपने 5 बंदे लगा रखे हैं, 5 लोग लगा रखे हैं। अगर आप उसमें से 2 लोग हटा भी लेते हो तो इस बात, और तब भी जो बचे हुए 3 लोग हैं वो उस कमरे को एक ही दिन में पेंट कर देते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? वो 2 लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, यानी कि 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या था, 0। क्योंकि 5 लोग थे जब भी काम सेम हो रहा है, एक ही कमरा पेंट हो रहा है। 3 लोग हैं जब भी काम सेम हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि 2 लोग वहां पे सिर्फ, ठीक है, मजे मस्ती करने आते हैं, मजे लेने आते हैं उस काम के अंदर। वो काम कुछ नहीं करते, खामखा की पेमेंट ले जाते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कि हम एम्प्लॉयड हैं, और वो है असली में क्या, बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब भाई मेरे एफर्ट्स का जब फायदा नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो हमने समझा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल टू मॉडर्न फेज 1960 से लेकर 1990। इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि कैसे लोग पुराने जमाने में खेती करते थे और कैसे लोग अब खेती करते हैं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 4th पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमें इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो समझनी होगी। इसके बाद विच हैव कंटिन्यू टू हैम्पर इट्स परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकती हैं।
इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, डिस्क्राइब द थियोरेटिकल रैशनल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फिर हमें रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में। इसके अलावा सिक्स पॉइंट क्या है, इंडिकेट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर विद इंडस्ट्री। हमें यहाँ पे एक तरह से इंटरडिपेंडेंस समझना होगा कि एग्रीकल्चर कैसे इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, अलॉन्ग विद इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और जो तीन मेजर सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो के। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसके अगले कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक्स भी आपको गिवन मिलेंगे, ठीक है, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जहां से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी एग्जाम्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर। और भाई फिर वही बात बोलूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को कोडिंग अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।